नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। बिहार की सियासत में अब गर्मी अपने चरम पर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच तगड़ा खींचतान शुरू हो चुका है। बीजेपी की सीटों पर जेडीयू ने दावा ठोका है तो तेजस्वी यादव कांग्रेस की सीट पर कूद पड़े हैं। गठबंधन की दोस्ती अब तलवार की धार पर चल रही है। अब इसी विषय में आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बाबा जी। बाबा जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव का कांग्रेस की सीटों पर दावा क्या इंडिया गठबंधन में दरार की निशानी है? कनिका, पिछले लगभग 1 सप्ताह से मैं लगातार इन्हीं बातों पे टिका हुआ हूँ और मैं लगातार इस बात का लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि किस तरह से दोनों ही जी। गठबंधन के बीच खींचतान चल रही है और कौन किसके सीट पे दावा कर रहा है। इसको जी। लेकर के आपके साथ भी मैंने कई बार चर्चा किया है और उस चर्चा में मैंने बताया था कि 2 दर्जन के आसपास ऐसी सीटें हैं, जिन सीटों पर अ, का राष्ट्रीय जनता दल का ध्यान जो है वो कहीं न कहीं है, जो कांग्रेस ने जीते हैं या फिर कांग्रेस उस सीटों पे बेहतर प्रदर्शन की है, भले ही हार गई हो। जी। ऐसे में आपको एक बात तो पता होगा कि ये सीटें आखिर चाहिए क्यों? तो निश्चित रूप से जो बातें मैं बार-बार बता रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है तेजस्वी यादव को कि पिछली बार 2020 के चुनाव की परिस्थितियाँ और 2025 के चुनाव की परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं। यदि जी। एनडीए एनडीए गठबंधन वर्तमान स्वरूप में रह जाता है, पाँचों दल एक साथ रह जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होगा अपनी पिछले रिकॉर्ड को दोहराना, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार नीतीश कुमार के विरुद्ध और भाजपा के विरुद्ध नाराजगी जाहिर करते हुए चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़े थे चुनाव, जिसमें जी। करीब 40 से 45 ऐसी सीटें थी जिस पर इन दोनों के अलग चुनाव लड़ने से फायदा मिल गया था महागठबंधन को, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर वाम दल हो। अब ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल को ऐसा लगता है कि वो बड़ी पार्टी है, उसके पास 30% वोट बैंक है, एमवाई समीकरण की पार्टी है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं कांग्रेस की जीती हुई कुछ सीटें उसके पाले में आ जाए, तो उसके लिए बड़ा अच्छा होगा, आसान भी होगा उसका जीतना। इस बात को लेकर के वो दावा बोल रही है और दावा कर रही है। इतना ही नहीं, उसने अपने करीबी सहयोगियों के द्वारा भी उस पर दावे करवा दिए हैं। जैसे आपको कल ही मैं बता रहा था कि एक महाराजगंज की सीट है। महाराजगंज की सीट जीती हुई सीट है कांग्रेस की। अब इस सीट पर जो है कहीं न कहीं वीआईपी लगातार प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा कि वीआईपी के एक सदस्य हैं जो राष्ट्रीय सचिव के हैं, महासचिव हैं। मुझे ठीक से पता नहीं उनका पद क्या है, लेकिन कुसुम द्विवेदी करके हैं, युवा हैं, मेहनत करना शुरू कर चुके हैं और लगातार उस क्षेत्र में अपना दावेदारी भी प्रस्तुत कर रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि महाराजगंज की जो अद्यतन स्थिति है कि महाराजगंज में विजय शंकर दुबे वहां से जीते हुए हैं, अच्छे नेता भी हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर वीआईपी वहां अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को कितना परेशानी होगी, क्योंकि वो जीती हुई सीट है। अगर हारी हुई सीट होती तो बात अलग है। ऐसी कई सीटें हैं जिस पर आप समझिए कि महाराजगंज के बाद खगड़िया की एक सीट है। अभी अभी आपने देखा होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी से जो रामविलास पासवान है, उसके तरफ से अभी अभी रेणु कुशवाहा आकर के ज्वाइन की हैं अपने पति के साथ और काफी समर्थकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल। खगड़िया की सीट भी जीती हुई सीट है। अब खगड़िया की सीट जिसमें छत्रपति यादव वहां से जीत करके आए हैं, वहां कहा जा रहा है कि रेणु कुशवाहा को लड़ाएगी राष्ट्रीय जनता दल। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल हो रही है। चेनारी की सीट पर दावा है, हिसुआ की सीट पर दावा है, वैशाली की सीट पर दावा है और नहीं तो और कुम्हरार की सीट भी अब लेना चाहती है। रोसड़ा की सीट है, पारो की सीट है, नालंदा की सीट है। इसके अलावे अभी बहुत सारी सीट है जिसको लेकर के करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर लगातार जो है वो नजर राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव की है। और तेजस्वी यादव अपने साथ साथ अपने सहयोगियों को भी देना चाहते हैं। वारसलीगंज की सीट पर उनकी नजर बनी हुई है, वारसलीगंज की सीट भी वो लेना जी। चाहते हैं। इसके साथ साथ लालगंज की सीट भी वो लेना चाहते हैं। तो एक तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के भीतर ये रस्साकसी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आज जब हम बात कर रहे हैं, उसके ठीक कुछ घंटों पहले जिस तरह से ललन सिंह ने बयान दिए हैं और ललन सिंह के बयान के बाद से कहीं ना कहीं दोनों बड़े जो दल हैं एनडीए गठबंधन के, उनके बीच में भी रस्साकसी मच गई है। उन्होंने सीधे तौर पे ये दावा कर दिया है कि जो सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ती आ रही है, उस सीट पर उनकी दावेदारी हो गई है। उन्होंने सूर्यगढ़ा की सीट पर दावेदारी ठोक दी है। जबकि आपको मालूम होगा कि प्रहलाद यादव जो वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के अभी विधायक वर्तमान में हैं, हालांकि उन्होंने
बैठना शुरू कर दिया है सत्ता पक्ष की तरफ। जब आपको याद होगा कि 2024 में बहुमत साबित करना था, तो प्रहलाद यादव भी एक ऐसे शख्स थे जो राष्ट्रीय जनता दल के जो टोटल महागठबंधन से 7 लोग बाहर हुए थे, उसमें से प्रहलाद यादव का भी नाम सबसे ऊपर था। वो बहुमत साबित करने के दिन जाकर के बैठ गए थे एनडीए गठबंधन में। तो जनता दल यूनाइटेड से उनकी नजदीकी है, और जनता दल यूनाइटेड को लेकर के वो इस बात से आसान्वित भी थे कि वो जनता दल यूनाइटेड में आए हैं, कई बार से जीतते आ रहे हैं, तो उनको इस बार भी टिकट जनता दल यूनाइटेड से मिल जाएगा। अब ऐसी स्थिति में एक तो दावेदारी उनकी है, दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि प्रेम रंजन पटेल हैं, जो लगातार, मेरी तो उनसे बात भी हुई जब ललन सिंह ने ये दावा किया कि वहाँ अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, बाहुबलियों को वहाँ नहीं दिया जाएगा, तो किसको आखिर कह रहे थे? बाहुबली किसे कहते हैं? कहा तो यही जाता है प्रहलाद यादव वहाँ के दबंग हैं, उनकी दबंग वाली छवि रही है। लेकिन जिस समय आपको बहुमत साबित करना था, उस समय तो आपने उनको बुला लिया अपने तरफ, लेकिन अब जब टिकट देने की बात आई तो आप उस पर अलग तरह की बात कर रहे हैं। या हो सकता है कि प्रेमरंजन पटेल को आप साइड करना चाहते हो। पिछली बार प्रेमरंजन पटेल जो हैं वो मात्र 9,000 के आसपास वोटों से हारे थे, 9 साढ़े 9,000 वोटों से हारे थे। तो ऐसी स्थिति में प्रेमरंजन पटेल का दावा तो बनता है, और भाजपा वहां लगातार लड़ रही है राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध। अब एक ही क्या गठबंधन, दोनों गठबंधन अपने ही साथियों की जड़ें काट रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आप इस बात को कह सकते हैं कनिका कि अपने 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 दावेदार। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात ये हो गई है ना कि इस बार सबको ऐसा लगता है कि जीतने वाली सीट उसके पाले में जानी चाहिए, और इसको लेकर के एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों में रस्साकसी मची हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने साथियों को भी खुश करने के एलाइन जो है हो गया है, उसको लेकर के भी। अब जैसे आप समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल को ऐसा लगता है कि जो वीआईपी है वो उसके सबसे करीबी है, जबकि आपको याद होगा 2020 में वीआईपी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में क्या कुछ हुआ था। बीच मीटिंग से उठ करके चल दिए थे और कहा था मेरे पीठ में खंजर भोंका गया है। लेकिन 2024 के चुनाव में जिस तरह से दोनों एक साथ मिले और लगातार चुनाव प्रचार में दोनों एक साथ देखे गए, उसके बाद से दोनों की दोस्ती बढ़ी है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बार बार मुकेश सहनी बात करते हैं, तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी को टिकट दिलवाने और उनको विनिंग कंडीशन वाले सीट दिलवाने का भी जिम्मेवारी राष्ट्रीय जनता दल उठा रही है। और इसमें कांग्रेस को कमजोर समझा जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि कांग्रेस कमजोर नहीं है। आज ही मेरी बात हो रही थी आईपी गुप्ता से। आईपी गुप्ता का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैंने लिया है, काफी लंबे समय के बाद, लगभग अप्रैल के बाद 3 महीने के बाद उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, और उन्होंने इन सारे परिस्थितियों को लेकर के, बिहार की राजनीति को लेकर के उन्होंने बड़ा ही सटीक बातें कही है। उन्होंने कहा कि दोनों गठबंधन जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह की स्थिति उसमें उत्पन्न हो गई है, वो साफ साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं आने वाला चुनाव दोनों गठबंधन के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और तीसरा फ्रंट जो है वो काफी मजबूत हो सकता है। तीसरे फ्रंट के लिए उन्होंने कई दलों का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि ये दल अगर एक साथ आ जाते हैं तो ये मान के चलिए कि जो विकल्प बिहार की जनता खोज रही है वो विकल्प तैयार हो सकता है। यानी आईपी गुप्ता के बारे में मैंने बहुत पहले कहा था कि आईपी गुप्ता जिस गठबंधन का हिस्सा होंगे या जिस ब्लॉक में वो जाएंगे, वो ब्लॉक मजबूत होगा, क्योंकि उनके वोटर जो हैं वो एग्रेसिव वोटर हैं। वो कहीं उनके आदेश के खिलाफ कहीं भी वोट नहीं करेंगे। और ये स्थितियां जो बन रही है, इसमें ऐसा लग रहा है कि बिहार में एक बड़ा खेल होने वाला है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों जो हैं, दोनों की जो तलखियां थी उसमें कमी आई है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं। अब जो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि 110 सीटों का एक लिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने थमा दिया है। 115 सीटों पे पिछली बार चुनाव लड़े थे। उन सीटों में से अधिकांश सीटें जो हैं वो या तो वो हार गए, तीसरे नंबर पर रहे, या चौथे नंबर पर रहे, या दूसरे नंबर पर रहे। अब उन सीटों पे दावेदारी जो है वो कहीं ना कहीं बाकी के साथी बना रहे हैं। इसके बाद आपको ये भी याद होगा कि जो कई ऐसी सीटें हैं जिस सीटों पर आपस में एनडीए गठबंधन में टकराव, जैसे कि आप सीट की बात करें तो क्या सीट शेयरिंग को लेकर हो रही खींचतान विधानसभा चुनाव की रणनीति को बिगाड़ देगी? बिल्कुल बिगाड़ रही है। जितना इसमें विलंब होगा उतना ज्यादा कंट्राडिक्शन बढ़ेगा। और आप समझिए कि मटिहानी की सीट जो 2020 में जीत करके आए थे, चिराग पासवान छोड़ेंगे नहीं, उस पर उनकी दावेदारी है। बेलसंड की सीट अपने सबसे करीबी ठाकुर धर्मेंद्र के लिए उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं। निर्मली की सीट एलजेपीआर को चाहिए, वो भी अब उस पर अड़े हुए हैं। अलौली की सीट पर कह रहे हैं कि जदयू के हम चुनाव लड़ेंगे, जबकि आपको वास्तविकता मालूम है कि अलौली की सीट पर कितना ज्यादा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच में रार छिड़ा हुआ है। दोनों इस सीट पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। महनार की बात करें तो महनार की सीट पर भी आरएलएम का अपना दावेदारी है। इस सीट पर
जो चिराग पासवान है वो भी इस सीट पर अपनी दावेदारी करें। महुआ की सीट पर चिराग पासवान की दावेदारी है। जगदीशपुर की सीट पर आरएलएम की दावेदारी है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी भी अपनी दावेदारी कर रही है। दिनारा की सीट पर तो सीधे तौर पे चिराग पासवान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जहानाबाद की सीट की बात करें तो जहानाबाद की सीट भी वो मांग रहे हैं। इसके बाद डेहरी की सीट वो मांग रहे हैं। हरनौत की सीट वो मांग रहे हैं। अरवल की सीट वो मांग रहे हैं। ऐसी कई सीटें हैं। पटना, जो पटना मेन है, उसकी सीटें मांग रहे हैं। पटना की सीट पर दीघा, कुम्हरार, बांकीपुर, ये इन सीटों पे आपस में द्वंद्व छिड़ा हुआ है। तो ये परिस्थितियां जो बनी है उसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जिस तरह की बातें कही है ललन सिंह ने, उस बात को सुन करके तो यही लगता है, हमारे यहाँ तो खबर भी उस पर हम लोगों ने किया है, उस पर एक विश्लेषण भी एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने किया है। इसके बाद ये पूरी परिस्थिति जो बनी है उसमें कहीं ना कहीं लखीसराय, सुरगढ़ा, ये दोनों को लेकर के जिस तरह की बात कहा है ललन सिंह ने, उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं खटास जरूर आई है। हालांकि ललन सिंह को आप देखिए तो लगातार वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के बयान देकर के वो क्या साबित करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, अभी तक स्पष्ट नहीं है। और इस तरह के जब भी बयान आए हैं तो आपने देखा होगा गठबंधन में कुछ बड़ा बिखराव हुआ है या फिर गठबंधन में कोई बड़ा फैसला हुआ है। नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के जो पेच फंसा हुआ है उसमें सभी दोनों ही अच्छा, गठबंधन आपने में नीतीश असहज हैं। कुमार की बात की तो मैं पूछना चाहूंगी कि क्या बीजेपी की कुर्सी पर अब जेडीयू की नजर है, और अगर है तो क्यों है? देखिए, बीजेपी वाली सीटों पर नजर तो है, तो तभी तो वो ललन सिंह ने ये बात कही है। या हो सकता है कि जी। ललन सिंह चाहते हो कि ये विवाद बढ़े, जिसके चलते कुछ मामला और खुल करके सामने आए। ऐसा भी हो सकता है। देखिए, राजनीति में डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों गेम चलता है। आप डिफेंस करके भी आप अपने सहयोगी के साथ निपटते हैं और ऑफेंसिव होकर के भी निपटते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा चिराग पासवान ने हाल फिलहाल में काफी डिफेंसिव नहीं होकर ऑफेंसिव होकर के खेला है। उन्होंने हर बात पर अपनी राय रखी है और उन्होंने साफ कहा है कि एनडीए गठबंधन की जिसमें भलाई होगी उसको हम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कई अन्य घटक दल हैं। आपने देखा होगा इधर प्रशांत किशोर की भी स्थिति धीरे धीरे करके वो अपने आप को बदल रहे हैं। जी। प्रशांत किशोर की सभाओं में भीड़ होने लगी है। अब इसको लेकर के एक तीसरे फ्रंट की कवायद शुरू हो चुकी है। इधर आपने देखा होगा कि कांग्रेस की मीटिंग जो धड़ाधड़ दिल्ली में हुई, एक दिन में 5-6 मीटिंग हुई, अलग अलग स्तर की मीटिंग हुई। पहले सांसदों की मीटिंग हुई, उसके बाद फिर पूर्व सांसदों की हुई, उसके बाद अलग अलग राज्यों में जहां जहां उनके मुख्यमंत्री हैं या उनका सरकार है वहां की मीटिंग हुई। जिन राज्यों में वो विपक्ष में है वहां की मीटिंग हुई। उसके बाद जो नेता नाराज थे उनकी बैठक की गई। बिहार के नेताओं के साथ एक अलग स्ट्रेटजी के साथ बैठक हुई, जिसके बाद पप्पू यादव को भी इसमें शामिल किया गया। पप्पू यादव ने आकर के बयान जो दिया वो भी आपको सुनने में मिला होगा। तो ये जी। सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि एक तरफ जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे के सीटों पर दावेदारी ठोक रही हैं, तो वहीं तेजस्वी और कांग्रेस के बीच भी एक दूसरे पर धावा बोलने की तैयारी चल रही है। ऐसे में खेल जो है वो इस बार निश्चित रूप से एक बड़ा खेल होने की, मजबूत खेल होने की तैयारी है। और इस अच्छा, क्या खेल इन से सब के बाद अब बिहार में गठबंधन का बंटाधार तय है? निश्चित रूप से अगर इस तरह की परिस्थिति रहेगी तो पिछले बार भी आपने देखा होगा कि अगर गठबंधन यथा स्थिति रह जाता, महागठबंधन, तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना शायद मुश्किल हो जाता, क्योंकि तब उनके पास 3-3 दल होते। चिराग पासवान को छोड़ करके बाकी के 3 दल तो उनके साथ ही न थे। आपने 2019 के चुनाव में देखा होगा कि जीतन राम मांझी चुनाव लड़े थे महागठबंधन से, उनको 3 सीटें मिली थी लोकसभा में। वो भी महागठबंधन के साथ 2020 का चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा भी था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। उपेंद्र कुशवाहा भी इसीलिए आए थे कि वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का वर्चस्व जो है बिहार से खत्म करें। यही सोच लेकर के आए थे मुकेश सहनी भी। उन्होंने भी कहीं ना कहीं महागठबंधन से बाहर चले गए। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकती हैं कि दोनों ही गठबंधन में जिस तरह की रार है और जिस तरह से खासकर वीआईपी को लेकर के असहज है कांग्रेस और तेजस्वी यादव के फैसले से, उसको लेकर के दिल्ली में जो बैठक हुई है वो अच्छे संकेत नहीं है गठबंधन को लेकर के, खास करके महागठबंधन के। और वही स्थिति एनडीए गठबंधन में भी है। बोल कोई नहीं रहा है लेकिन बैठक सब कर रहे हैं लगातार। प्रधानमंत्री के 18 तारीख को है, 20 तारीख को आप देख लीजिए कि फिर चिराग पासवान अपनी रैली कर रहे हैं। तो ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि गठबंधन में अपने अपने हिम्मत, अपने अपने ताकत और अपने अपने वर्चस्व को लेकर के अपना हिस्सेदारी लेने के लिए सभी अग्रेसिव हैं। और ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि दोनों ही गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बड़े खेल होने की उम्मीद है। और ऐसे में गठबंधन का बंटाधार भी हो सकता है, तीसरा मोर्चा ज्यादा प्रभावी भी
हो सकता है। अच्छा बाबा जी, आपके हिसाब से आने वाले चुनाव में कौन किसके साथ रहेगा और कौन किसका खेमा तोड़ेगा, अगर आप अपने नजरिए से देखिए तो? नहीं देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वो व्यक्ति नहीं होगा, कोई दल नहीं होगा, बल्कि सीट होगा। और सीट शेयरिंग के समझौते में जिसे जी। कम सीटें मिलेंगी, जिसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेंगी, वो गठबंधन से बाहर हो सकता है, जिसका इशारा आज आईपी गुप्ता ने भी कहा। आईपी गुप्ता लगातार कई दलों के संपर्क में है और कई गठबंधन के नेता उनसे बातचीत लगातार कर रहे हैं। कई लोगों का फोन तो जिस समय वो हमारे साथ बात कर रहे थे वो लगातार आ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है, और ये पर्दा उठने में अभी थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। आपने देखा होगा कि जो मतदाता पुनरीक्षण चल रहा है उसको लेकर के मामला चल रहा है। अभी वक्फ बिल को लेकर के आपने देखा होगा गांधी मैदान में बड़ी रैली हुई है। तो विपक्ष अपने तरफ से तैयारी कर रहा है, सत्ता पक्ष अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन धर्म के साथ साथ अगर गठबंधन धर्म का पालन नहीं होता है, एक दूसरे की बातों को नहीं समझते हैं, सीटों पर रार छिड़ती है, तो ऐसी स्थिति में गठबंधन का बिखरना और बंटाधार ये निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। जैसा कि बाबा जी ने इस मामले पर हम लोगों ने चर्चा किया, बाबा जी ने बताया बिहार में सीटों की सियासी खींचतान अब मुकाबले को रोचक बना रही है। एक तरफ सहयोगी दल अपने ही मित्रों पर हमलावर हो चुके हैं, तो दूसरी ओर जनता भी इस नए समीकरण को गौर से देख रही है। ये राजनीतिक दाव पेच अगले चुनाव में किसे मजबूत करेंगे और किसे कमजोर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिन बिहार की राजनीति में भूचाल लेकर आएंगे। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।